प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी में आज हम पूरक पुस्तिका कृतिका का अध्ययन करेंगे। कृतिका में पाठ 3 है, रीढ़ की हड्डी। इस पाठ के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। बच्चों, इस पाठ को आरंभ करने से पहले हम लेखक के विषय में संक्षिप्त में जानते हैं। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म सन 1917 में उत्तर प्रदेश के खुर्जा नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उनकी रुचि बचपन से ही नाटकों में अधिक थी, इसीलिए वो स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में भाग लेने लगे। साथ ही साथ नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय भी करते रहे। माथुर जी की प्रमुख कृतियाँ हैं कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा नाटक है, मोर का तारा, ओ मेरे सपने एकांकी है। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता देखने को मिलती है। उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी व नाटक भी लिखे हैं। उनकी व्यंग्य प्रधान एकांकी हमेशा चर्चित रही है। सन 1978 में उनका देहांत हो गया। रीढ़ की हड्डी बच्चों एक सामाजिक एक व्यंग्य एकांकी है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने सीधा उन लोगों पर प्रहार किया है जो लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं। रीढ़ की हड्डी में जगदीश चंद्र माथुर ने उस स्थिति को बताने की कोशिश की है जब लड़कियां पढ़ लिख कर सक्षम हो जाती हैं और उनमें आत्मविश्वास जाग उठता है। फिर भी समाज के कुछ तकियानुसी विचार वाले लोग लड़कियों की इस सफलता से दुखी ही रहते हैं। बच्चों, रीढ़ की हड्डी नामक पाठ एक एकांकी है। एकांकी का अर्थ होता है एक ही अंक में अर्थात एक ही दृश्य में पूरा नाटक चित्रण किया जाना। तो रीढ़ की हड्डी इस एकांकी में नारी को सम्मानजनक स्थान न दिए जाने की समस्या का प्रभावी चित्रण किया गया है। इसके पात्र हैं सबसे पहले उमा, जो बीए पास एक चरित्रवान लड़की है। उसका आकर्षक चेहरा है लेकिन आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है। रामस्वरूप हैं जो उमा के पिताजी हैं। प्रेमा है उमा की माताजी हैं। शंकर उमा को देखने के लिए आने वाला लड़का है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता हैं जो पेशे से वकील हैं। इसमें बच्चों एक नौकर भी दिखाया गया है जिसका नाम रतन है। इस प्रकार इस पूरी एकांकी में 6 पात्र यानी कि 6 कैरेक्टर्स लिए गए हैं। तो इस एकांकी में ये दिखाया गया है कि रामस्वरूप की पुत्री उमा को देखने आने वाले हैं। बच्चों, जो देखने आ रहे हैं वो लड़के वाले हैं जो शादी के लिए उमा को देखने आ रहे हैं। उनके स्वागत की तैयारी चल रही है। रामस्वरूप अपने नौकर के साथ तख्त और उस पर बिछाई जाने वाली चादर को ठीक करते हैं। प्रेमा रामस्वरूप से कहती है कि उमा मुंह फुलाए बैठी है, तुमने उसे पढ़ा लिखा कर सिर पर चढ़ा रखा है। इससे तो अच्छा हमारा ही ज़माना था जब लड़कियां कम पढ़ा लिखा करती थीं। उमा को देखने आने वालों के स्वागत का रामस्वरूप ने पूरा प्रबंध कर रखा है। वे अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि गोपाल प्रसाद को ये बिल्कुल नहीं पता लगना चाहिए कि उमा बीए पास है, उसे केवल मैट्रिक पास बताना। बच्चों, मैट्रिक पास एक डिग्री थी जो उस समय हाई स्कूल पास लोगों को कहा जाता था। लड़के वाले दकियानुसी विचारों वाले हैं, उन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। इसीलिए रामस्वरूप उमा की माँ से बताने के लिए मना करते हैं कि उमा बीए पास है। वे बताते हैं कि उमा को देखने गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर आ रहे हैं। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील हैं और सभा सोसाइटी में अच्छी खासी उनकी इज्जत है। उनका बेटा बीएससी कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, फिर भी वो अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते हैं। वो अपनी पत्नी से कहते हैं तुम उमा को ठीक से समझा देना। प्रेमा उनसे कहती है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि उमा झूठ बोल सकेगी, फिर भी मैं कोशिश करूँगी। गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ समय पर आते हैं। रामस्वरूप विनम्रतापूर्वक उनका स्वागत करते हैं और दोनों अपने अपने ज़माने की बातों में खो जाते हैं। इसी बीच नाश्ता लाया जाता है, बातें जारी रहती हैं। इसका सार यह है कि लड़कियों को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। उनकी बातों का मुख्य विषय यही होता है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। उनका अधिक पढ़ना लिखना अच्छा नहीं होता है। लड़कियां घर के लिए तथा लड़के बाहर के लिए होते हैं। आखिर लड़कियां घर में काम करने के लिए ही तो होती हैं। उन्हें अपने बेटे शंकर के लिए कम पढ़ी लिखी यानी केवल मैट्रिक पास लड़की चाहिए थी। रामस्वरूप भी गोपाल प्रसाद की बातों का समर्थन करते हैं कि ऊंची शिक्षा सिर्फ पुरुषों को ही प्राप्त करनी चाहिए। इसी बीच उमा तश्तरी में पान रखकर उस कमरे में आती है। गोपाल प्रसाद अब तक लड़कियों के विरुद्ध बातें करते
रहते हैं। वे उमा की चाल और चेहरा देखने की बात करते हैं। उमा जब अपना चेहरा ऊपर उठाती है तो चश्मा लगा हुआ चेहरा देखकर गोपाल प्रसाद चौंक जाते हैं। अब गोपाल प्रसाद को उमा की शिक्षा पर संदेह होता है। वे दोबारा उससे उसकी शिक्षा के विषय में जानना चाहते हैं। अब उमा सब्र नहीं कर पाती है। वो उनसे कहती है कि जब फर्नीचर भी खरीदा जाता है तो उससे बेचने वाला कुछ नहीं पूछता, और उसकी हालत तो फर्नीचर से भी बदतर है, क्योंकि फर्नीचर खरीदने आने वाला फर्नीचर को देखता है, वो फर्नीचर से कोई प्रश्न नहीं पूछता है। अब गोपाल प्रसाद का उमा की शिक्षा के प्रति संदेह विश्वास में बदल जाता है। वो समझ जाते हैं कि उमा कम पढ़ी लिखी नहीं है। वो पुनः रामस्वरूप से उमा की शिक्षा के बारे में पूछते हैं। रामस्वरूप कुछ कहें उससे पहले ही उमा जवाब देती है कि वो BA पास है। वो शंकर के बारे में कहती है कि ये लड़का पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल में आसपास घूमते हुए पकड़ा गया था और उसे वहाँ से अपमानित करके भगाया गया था। उस समय अपने प्राण बचाने के लिए उसने नौकरानी के भी पैर पकड़े थे। मैंने तो BA पास किया है, कोई पाप नहीं किया है। मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है। गोपाल प्रसाद क्रोधित होकर स्वयं को अपमानित किए जाने की बात कहते हैं और अपने बेटे के साथ दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं। उमा कहती है कि घर जाकर पता कर लीजिएगा कि आपके बेटे की बैकबोन अर्थात रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। क्रोधित गोपालदास रुआसा चेहरा लेकर शंकर को लेकर चले जाते हैं। बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि गोपाल प्रसाद स्वयं को अपमानित किए जाने की बात कहते हैं और वहाँ से जाने का उपक्रम करते हैं, यानी जाने का नाटक करते हैं। तो उमा ये कहकर उन्हें और चिढ़ा देती है कि घर जाकर पता लगाइएगा कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। गोपाल प्रसाद और शंकर लौट जाते हैं। तभी नाटक का अंत, यानी इस एकांकी का अंत ये होता है कि रतन मक्खन लेकर लौटता है और पर्दा गिरता है। बच्चों, आज हम अपना पाठ यहीं समाप्त करते हैं। अगले पीरियड में हम इस पाठ के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।